हेलो जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस की थी। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था सिस्टम के बारे में, देखा था सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। और फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए भाई, आगे की कहानी आज शुरू करते हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास में एक टर्म आया था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विद कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। आपने एक सिस्टम लिया, जैसे मान लीजिए 1 kg वाटर लिया। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, इसके अंदर क्या ले लिया, 1 kg वाटर H2O। तो बोलो भाई, इस वाटर का कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। इस वाटर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। ये सब क्या होगा, बल्क प्रॉपर्टी है वाटर की, कि भाई अगर 1 किलो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या है या उनका टेम्परेचर क्या है। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूं या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई, दिस वन इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेकिन टेम्परेचर वॉल्यूम क्या है हमारे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो बल्क ऑफ मैटर के लिए बताई जाए, किसके लिए बताई जाए, बल्क ऑफ मैटर। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनका जो कलेक्टिव बिहेवियर है, उससे जो प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं, दोज आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि सिस्टम का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, क्या रेशियो है, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उसका डाइपोल मोमेंट है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, एटॉमिक रेडियाई क्या है, या आयनिक बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। एग्जाम्पल्स आप रहे मैक्रोस्कोपिक के क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सो ऑन। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो बल्क ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। चलो अब समझते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? सिस्टम के स्टेट से हम क्या समझते हैं, तो स्टेट का सीधा सा मतलब है सिस्टम की कंडीशन, सिस्टम के हालात। सिस्टम किन हालातों में है, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम का स्टेट। सिस्टम किस कंडीशन में है, सिस्टम किस हाल में है, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब कैसे पहचानेंगे, कैसे बताएंगे सिस्टम के हालात, कैसे डिफाइन करेंगे हम कि भैया सिस्टम किस हालात में। अब देखो भाई, सिस्टम अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में है, तो उनके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। कुछ ना कुछ वैल्यूज से क्या मतलब है, जैसे भाई देखिए, जैसे कि हमने देखा ये वाटर, तो ये वाटर क्या है हमारे पास, अगर इसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मान लीजिए दूसरी बार ले लें, यहां भी 1 किलोग्राम ही वाटर है किसी कंटेनर में, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। बोलो भाई, हालात बदल गए या नहीं बदल गए, सिस्टम की स्टेट बदल गई कि नहीं बदल गई। तो ये कोई दूसरी स्टेट हो गई और ये कोई दूसरी स्टेट हो गई, स्टेट 1, स्टेट 2। तो हमने पानी को गर्म किया, पानी की स्टेट बदल गई। तो किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहा है, तो किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू बदल जाती है, तो मतलब सिस्टम हमारा दूसरे स्टेट में जा चुका है। चाहे उसके विस्कोसिटी की वैल्यू बदल जाए, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बदल जाए, किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल जाए।
अब इसका मतलब क्या है कि क्या मैं किसी भी सिस्टम के जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं सबकी वैल्यूज निकालूं, फिर देखूं क्या भाई बदली है या नहीं बदली है, क्या चेंज तो नहीं हो गई? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमको सिस्टम को या सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कुछ टर्म्स आते हैं, आइए देखते हैं भाई कैसे देखेंगे। अच्छा भाई पहले देखते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का क्लासिफिकेशन। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज स्टेट वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज थर्मोडायनेमिक फंक्शन। क्या होता है स्टेट वेरिएबल और क्या होता है थर्मोडायनेमिक फंक्शन? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो अभी बात आ रही थी कि भैया सिस्टम के स्टेट को चेक करना है या डिफाइन करना है, तो कौन करेगा डिफाइन? स्टेट वेरिएबल्स करेंगे डिफाइन। अगर स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू फिक्स है तो मतलब सिस्टम का स्टेट फिक्स है। कोई भी स्टेट वेरिएबल बदल जाएगा तो मतलब सिस्टम किसी दूसरे स्टेट में चला जाएगा। अब स्टेट डिफाइन कैसे की जाती है? देखो भाई, हाउ डू वी डिफाइन द स्टेट ऑफ एनी सिस्टम? तो देखो, अगर मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम की, फॉर ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम के लिए जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, दोज आर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये चारों के चारों क्या हैं? स्टेट वेरिएबल्स। अगर हमें इन चारों की वैल्यूज पता है तो हमारा स्टेट डिफाइन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की, अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम हो या आइसोलेटेड हो, कहने का मतलब है उसमें से अगर मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, क्लोज की बात करूं या फिर आइसोलेटेड की बात करूं, दोनों ही केस में बोलो भाई क्या मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल होगा? एक्सचेंज ऑफ मैटर, एक्सचेंज ऑफ मैटर पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर हमने अगर 5 मोल्स ऑफ वाटर, दैट मीन्स 90 ग्राम्स है ना, 90 ग्राम्स अगर हमने वाटर रखा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसमें से 90 ग्राम का 90 ग्राम ही रहेगा, चाहे आज हम उसका वे करें और चाहे 1 साल बाद वे करें। मास कंजर्व रहेगा तो मोल्स कंजर्व रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चेंज होने वाले नहीं है। दैट मीन्स n की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, चाहे इस पानी को गर्म करिए, ठंडा करिए, कंप्रेस करिए, एक्सपैंड करिए, कुछ भी करिए, अगर डिब्बा नहीं खुल रहा है, कंटेनर ओपन नहीं हो रहा है तो n तो कांस्टेंट होगा। तो n की वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे चेक क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। बोलो भाई, 3 ही स्टेट वेरिएबल्स चेक करने की ज़रूरत है। अगर इन 3 की वैल्यू फिक्स है तो जाहिर सी बात है स्टेट हमारी फिक्स है। इन 3 में से कोई एक बदलता है, इन 3 में से अगर कोई भी एक बदलेगा तो स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी। तो इन तीनों से स्टेट डिफाइन करते हैं क्लोज के लिए और इन चारों से ओपन के लिए। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और वो हमारा गैसियस सिस्टम है, मान लीजिए आइडियल गैस है, तो बताओ भाई आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल्स टू nRT। बोलो भाई, इसमें से हमारे देखो भाई n तो कांस्टेंट रहने वाला है, R भी हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, तो वेरिएबल्स कौन कौन से बचे? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब अगर इनमें से कोई 2 भी फिक्स कर दिया, NE2, अगर NE2 को अगर हमने फिक्स कर दिया तो थर्ड वाला भी क्या फिक्स हो जाएगा? बोलिए भाई, अगर हमने प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स कर दी, भाई बदल ही नहीं रही है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम नहीं बदल रहा है तो टेम्परेचर नहीं बदलने वाला। तो मतलब 3 वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है, इन तीनों को भी निकालना नहीं, इन 3 में से कोई 2 चेक कर लो, अगर दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है तो तीसरा अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर मुझे प्रेशर पता है और वॉल्यूम पता है तो टेम्परेचर ऑलरेडी इन दोनों का फंक्शन है।
टेम्परेचर जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब स्टेट क्या हो जाने वाली है, फिक्स हो जाने वाली है। बोले भाई कोई डाउट है क्या? अच्छा, अब देखिए इसमें स्टेट वेरिएबल तो हम लोगों ने समझ लिया कि एनीथिंग विच डिफाइंस द स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना, एनी वेरिएबल, है ना, उनकी वैल्यू अगर वेरी कराएंगे तो स्टेट चेंज होगी, वेरिएबल फिक्स, उनकी वैल्यूज फिक्स होगी तो स्टेट फिक्स होगी। अब थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या है? तो इन 3-4 चीज़ों को जो हमने देखा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इन चारों को छोड़ के बाकी जो भी बचे, जो भी चीज़ें, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने देखा था, विस्कोसिटी देखा था, या हीट दिया, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, जितनी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं, ये सब के सब इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, क्वांटिटीज विच डिपेंड अपॉन स्टेट वेरिएबल्स। जैसे आपको पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या मैं विस्कोसिटी की बात कर लेता हूं। जो विस्कोसिटी होती है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर चेंज करने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, या विस्कोसिटी भी चेंज हो जाती है। तो बोलो भाई अगर टेम्परेचर बदलेगा, स्टेट वेरिएबल बदलेगा, तो थर्मोडायनेमिक फंक्शंस तो बदल ही जाएंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज तो बदल ही जाएंगी, या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज तो बाकी बदल ही जाएंगी। तो सबकी ज़रूरत नहीं है चेक करने की। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल ही नहीं सकता, कांस्टेंट रहने वाला। मतलब जो उन पे डिपेंड करता, अगर वेरिएबल्स ही नहीं बदलेंगे तो फंक्शन कैसे बदलेंगे? मैथ्स में आप पढ़ते हो ना भाई, y इक्वल्स टू एफ एक्स। बोलो भाई, जैसे मान लो भाई y इक्वल्स टू है साइन एक्स, अगर हम x बदलेंगे तब ना y बदलेगा, x नहीं बदलेंगे तो y अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टेट वेरिएबल्स बस चेक कर लीजिए, अगर उनकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं तो स्टेट फिक्स्ड है। बाकी सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या बाकी जितने भी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज होने वाली नहीं है। अच्छा भाई, अब देखते हैं भाई। ओके, एक बात का ध्यान जरूर देंगे, जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम एक स्टेट 1 में है, स्टेट 1 में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी। जैसे इसकी इंटरनल एनर्जी है U1, आगे पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, ये सब टर्म्स आने वाले हैं, इसीलिए मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसकी इंटरनल एनर्जी है U1, एंथैल्पी है H1, गिव्स फ्री एनर्जी है G1 और एंट्रोपी है S1। इसका प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1, वॉल्यूम है V1, कुछ भी है ना। अब मान लीजिए वहां पर कुछ होता है, कोई प्रोसेस होती है, कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है और सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। मैं मान लेता हूं कि भाई टेम्परेचर चेंज हो गया, T1 से T2 हो गया, प्रेशर भी मान लो चेंज हो गया, P1 से P2 हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, V1 से V2 हो गया। तो बोलो भाई इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई U1 से U2, एंथैल्पी चेंज हो गई H1 से H2। तो स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो इनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। जरूरी नहीं है कि सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज हो, कुछ भी चेंज हो सकती हैं और सब भी चेंज हो सकती हैं। अब देखो भाई दिक्कत क्या है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन है कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज और इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज थर्मोडायनेमिक्स हमको निकाल के नहीं दे सकता। समझना भाई बात को, U1 की वैल्यू हमें नहीं पता, U2 की वैल्यू नहीं पता, इंटरनल एनर्जी प्रोसेस से पहले इनिशियल स्टेट में, स्टेट 1 में कितनी थी वो भी नहीं पता, स्टेट 2 में कितनी हो गई ये भी नहीं पता। लेकिन हम ये निकाल सकते हैं कि कितनी चेंज हो गई। U2 में से U1 घटाने पे जो डेल्टा U आएगा, थर्मोडायनेमिक्स इन वैल्यूज को तो कैलकुलेट कर सकता है लेकिन इन वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी। इनकी वैल्यूज निकाल के दे सकता है, इनकी और इनकी वैल्यूज थर्मोडायनेमिक्स के पास नहीं है, नहीं दे सकता। अब देखो अगर H1 फंक्शन था, H2 फंक्शन था, तो डेल्टा H भी क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक फंक्शन हो जाएगा। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे। देखिए भाई एग्जैक्ट वैल्यूज इनकी निकालना पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई, अब आप कहोगे सर कि अगर मुझे U1 नहीं पता है, U2 नहीं पता है, तो डेल्टा U कैसे निकलेगा? ठीक है, समझते हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए एक
एक पर्सन है XYZ, मान लीजिए ये रोहन है ना, ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, ये रोहन है। अब इसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, इसकी एनर्जी मान ली मैंने U1 थी, ठीक है। अब मैंने इसको क्या खिला दिया, एक एप्पल खिला दिया। क्या खिला दिया, एप्पल। अब इसकी एनर्जी जाहिर सी बात है बढ़ गई होगी, उसके अंदर कुछ एनर्जी गई होगी जो एप्पल के अंदर स्टोर थी। बोलो भाई, अब इसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, बढ़ के कितनी पहुंच गई, U2। अब मुझे ना पहले पता थी रोहन की एनर्जी कितनी है, ना बाद में पता है कितनी है, लेकिन कितनी बढ़ी होगी, कितना एनर्जी का चेंज आया होगा, U2 - U1, वो हम निकाल सकते हैं। बोली भाई कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ भाई। जितना हमने एप्पल में अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी, एप्पल खाया तभी एनर्जी बढ़ी, तो जितनी एनर्जी एप्पल के अंदर स्टोर्ड थी उतनी ही उसका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, उसका इंटरनल एनर्जी उतना ही बढ़ गया। बोलो भाई, जितना सेब के अंदर, जितना एप्पल के अंदर एनर्जी स्टोर था, उतनी एनर्जी रोहन की बढ़ी होगी, या रोहन की एनर्जी में उतना ही चेंज आया होगा। तो ऐसा ही सेम केस सिस्टम्स में होता है कि जो भी इनकी वैल्यूज चेंज होती हैं वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज होती हैं। वैसे बाहर से हमने पानी को गर्म कर दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, है ना, या ठंडा कर दिया, कंप्रेस कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, तो सारी चीज़ें बाहर से सप्लाई कर रहे हैं। तो जितना इसका मैग्नीट्यूड, जो एप्पल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी वही न गई भाई, सराउंडिंग से एनर्जी जाएगी तभी ना सिस्टम के अंदर जाएगी। सराउंडिंग से देगा कौन, हम आप, या सिस्टम से निकलेगी तो सराउंडिंग में जाएगी। तो चीज़ें वही हैं, हम डेल्टा U, डेल्टा H, इनका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, पूछता है आपसे थ्योरेटिकल बेसिस पे। चलिए भाई, हमने अभी देखा था कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया। फर्स्ट वन इज स्टेट वेरिएबल, जिसमें वैल्यूज थी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा हमारा क्या था, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। अब थर्मोडायनेमिक फंक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में, समझते हैं। ये रहा हमारा स्टेट 1, जैसे मान लीजिए इसमें पानी वानी था ना, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर 1 kg वाटर लिया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। इस पानी को हमने गर्म किया, तो इसका टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 30 डिग्री सेल्सियस। 1 kg H2O और टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे डेल्टा T निकालना हो, चेंज इन टेम्परेचर निकालना हो, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल टेम्परेचर में से क्या करूंगा, इनिशियल टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी 30 में से अगर मैंने 25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे चल गया पता, क्या पता चल गया कि भैया 5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा है। अब वो कैसे बढ़ा, किस रास्ते से गए, मेरे को कोई मतलब नहीं। हो सकता हो पहले आप 25 से 26 पे गए हो, 26 से 40 पे गए हो, फिर आपने गैस बंद कर दी हो, वो ठंडा होने लगा, 40 से 35 पर आया, 35 से फाइनली 30 पे आ गया। या शायद आपने डायरेक्टली किया हो, 25 से 26 पे गया, 26 से 28 पे गया, 28 से सीधे 30 पे गया। लेकिन अगर मुझे डेल्टा T इस रास्ते का निकालना हो, पाथ 1 का, या इस रास्ते का निकालना हो, पाथ 2 का, दोनों ही रास्तों में बोलो भाई डेल्टा T की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी। मतलब डेल्टा T को रास्ते से लेना देना ही नहीं है। इसको भैया कह रहा है कि मुझे ये बता दो कि भैया पहले टेम्परेचर कितना था और बाद में कितना है। मैं बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर दूंगा, मेरे को मिल जाएगा कि टेम्परेचर में चेंज कितना आया। तो डेल्टा T मेरा क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन। कितना चेंज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है। कैसे चेंज आ रहा है कोई मतलब नहीं। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं, या ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को, या ऐसे थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे आपने फिजिक्स में बहुत अच्छा एग्जांपल पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट का। बोले भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपकी दिल्ली, और दिल्ली में कोई पर्सन है और उसको दिल्ली से कहाँ जाना है, मुंबई जाना है।
अब दिल्ली से मुंबई वो हो सकता हो इस रास्ते से घूम घाम के जाए, चाहे वो इस रोड से जाए, चाहे वो इस रोड से जाए। पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, क्या तीनों में डिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी? बोलो भाई, क्या डिस्टेंस अलग आएगा? यहां डिस्टेंस 1, यहां डिस्टेंस 2 और यहां पे डिस्टेंस 3। तो यानी डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी ऐसे चीज को बोलेंगे पाथ फंक्शन। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट चाहे इस रास्ते में निकालिए, चाहे इस रास्ते में, चाहे इस रास्ते में, वो तीनों का ही डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि इससे स्ट्रेट या इससे जो शॉर्टेस्ट पाथ आने वाला है उसकी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें, इसमें और इसमें तीनों में ही क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। उसको इनिशियल से मतलब है, फाइनल से मतलब है, रास्ते से मतलब नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करते हैं, दोज आर नोन एज स्टेट फंक्शन। और जो रास्ते पे डिपेंड करते हैं कि किस रास्ते से गए, वो क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। चलिए भाई, एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी याद आ रही है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देखते हैं जरा। देखिए, एग्जांपल्स में पाथ फंक्शन के क्या एग्जांपल है? 3 ही एग्जांपल आपने याद रखने हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। ये चीज़ें आगे अलग अलग हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? समझते हैं भाई, चीज़ों को समझते हैं। देखो भाई, वर्क तो आप समझ रहे हो ना, काम करना, और हीट मतलब आग। अब देखो हीट कैसे पाथ फंक्शन हुआ, समझते हैं। इसमें बड़ी मज़ेदार कहानी है, आपने शायद बचपन में सुनी हो ना सुनी हो। एक कहानी हुआ करती थी, बीरबल की खिचड़ी। बीरबल की खिचड़ी। अच्छा भाई, अगर नहीं सुनी तो मैं बताता हूँ। देखिए भाई, एक बार क्या हुआ, राजा अकबर जो थे वो बीरबल के घर पहुँचे खाना खाने। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, तो बीरबल के घर खाने पहुँचे तो राजा अकबर ने बोला, भाई खाना लाओ। तो बीरबल ने कहा, सर खाना पक रहा है, खाना बन रहा है, बस जैसे तैयार होता है वैसे मैं देता हूँ। तो 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, खाना नहीं आया। फिर अकबर ने पूछा, खाना बन रहा है, कहाँ है? तो बोला, बस बस बन रहा है, लाता हूँ। फिर आधी घंटा और बीत गया, फिर भी खाना नहीं आया। तो बोला, जी हुजूर, बस थोड़ी सी देर है, बस खिचड़ी पक रही है, और पकते ही क्या होगा, मैं आपको खिचड़ी खिलाता हूँ। तो वह खिचड़ी बनाने में इतना टाइम लग रहा है, मेरे को लेके चलो, कहाँ पे तुम्हारा किचन है, कहाँ पे तुम खिचड़ी बना रहे हो? तो देखो भाई, बीरबल का कॉन्सेप्ट क्या था। बीरबल ने एक मटका लिए रखा था जिसमें खिचड़ी डाल के सामान डाल रखे थे, इंग्रेडिएंट्स, दाल चावल जो भी पड़ता है। उसको एक ट्राईपॉड से कनेक्ट कर रखा था ना, ऐसे कुछ लकड़ी का स्टैंड जैसा है कुछ था, उस पर वो टांग रखा था। और फायर उसने कहाँ लगा रखी थी? यहाँ पर नीचे जमीन पर, है ना। मतलब मटकी इतनी दूर है और फायर बिल्कुल नीचे, नीचे फायर ऊपर मटकी। अब बताओ भाई, अगर इतनी नीचे से फायर दोगे तो क्या खिचड़ी पक पाएगी? क्या खिचड़ी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। कब बनेगी? तब ज़्यादा फायर देनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा फायर, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हीट एनर्जी मतलब, हीट मतलब क्यू। हीट को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो सेम काम को करने के लिए, सेम खिचड़ी को पकाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। यही अगर खिचड़ी अगर ऐसे रखी होती और यहीं पर आग लगी होती तो शायद उतनी हीट नहीं देनी पड़ती। अगर ये Q1 है और ये Q2 है तो Q2 बहुत ज़्यादा होगा किससे? Q1 से। सेम खिचड़ी पका रहे हैं, एक बार गैस पे रख करके, एक नीचे आग लगी है, ऊपर पका रहे हैं इतनी दूर। तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस आपने ज़्यादा बढ़ा दी, यानी वहाँ पे पाथ दूसरा है, यहाँ पे पाथ दूसरा है। यहाँ पे हीट को इतने दूर से रास्ते से होते हुए खिचड़ी तक पहुँचना है और यहाँ पे बहुत पास से पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे कम हीट लगेगी और यहाँ पर ज़्यादा हीट। मतलब हीट कैसा फंक्शन हुआ? पाथ फंक्शन। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? रटना कोई चीज़ नहीं है, आपने रटना नहीं है, मान नहीं लेना है कि हीट पाथ फंक्शन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बचपन में पढ़ा था बीरबल की खिचड़ी, कभी नहीं सोचा था कि थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करेंगे। बोलो भाई, मज़ा ही आ गया ना, बड़ा ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट था। तो हीट कैसा फंक्शन हुआ? पाथ फंक्शन। ऐसे ही वर्क कैसा फंक्शन हुआ? पाथ फंक्शन। जैसे आपको मान लीजिए बाजार से, है ना, बगल वाली दुकान से बोला गया कि भाई 1 किलो एप्पल लाना है। अब एक रास्ता तो क्या है कि भाई आप सीधे घर से निकले, बगल के दुकान पे गए, एप्पल लेके चले आए। दूसरा पाथ क्या है कि आप चले, बाहर से उतरे, दुकान थी इधर,
आप गए इधर और वो घूम करके पूरे घूमते हुए रास्ते से और फिर इधर से दुकान से एप्पल लेते हुए घर पे लौटे। बोलो भाई, क्या दोनों केस में वर्क सेम होगा? क्या अपनी बॉडी ने सेम वर्क किया? बोलो भाई, नहीं किया ना। दूसरे वाले में वर्क ज़्यादा हुआ ना, मतलब वर्क क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो वर्क भी क्या हुआ, पाथ फंक्शन। हीट कैपेसिटी हम आगे पढ़ेंगे, है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, और जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, रास्ते से कोई लेना देना नहीं, वो कैसे फंक्शन हो गए, स्टेट फंक्शन। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी क्वेश्चन होगा आ जाएगा। देखो भाई, थियरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि थियरी क्या ही करना है, MCQs आने हमारे क्वेश्चन में, मुझे क्यों थियरी पढ़नी है? थियरी बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप PYQs लगा लोगे, क्वेश्चन हर बार दूसरा आ जाएगा ना, सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, चेंज हो जाएगा। तो अगर कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप कर ले जाओगे, और कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो सोचते रहना कौन सा फॉर्मूला लगाएं और कौन सा क्वेश्चन करें। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आई होप चीज़ों को क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बोलेंगे स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन बहुत सही लगा, प्लीज़ कमेंट करेंगे जैसा भी लगा। बीरबल की खिचड़ी आपको कैसी लगी समझ जाएंगे भाई। चलिए भाई, अब समझते हैं प्रोसेस के बारे में। व्हाट इज प्रोसेस? ठीक है, मान लीजिए सिस्टम हमारा एक स्टेट में था। स्टेट को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, P, T और V, है ना, या दो चीज़ भी डिफाइन कर दें, तीसरा अपने आप डिफाइन हो जाएगा। क्लोज सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो मान लीजिए 2 लीटर हाइड्रोजन गैस है और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहां से हमने इसको क्या किया, हीट किया। अब ये क्या हो गई, 2 लीटर हाइड्रोजन गैस हो गई एट 70 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ गया, यानी किसी एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। 30 से क्या हो गया 70, मतलब ये स्टेट हो गई हमारी 1 और ये स्टेट हो गई हमारी 2। तो किसी भी अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज होती है तो इसका मतलब सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया। और अगर सिस्टम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया मतलब वहां पर कुछ ना कुछ हुआ है। उस कुछ हुए को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, या मतलब वहां पर कोई ना कोई प्रोसेस हुई है जिसके थ्रू सिस्टम ने अपनी स्टेट चेंज की या कुछ काम किया, है ना। तो व्हेन एनी ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंजेस, थोड़ा सा भी चेंज हो, भले ही वापस घूम के वहीं पर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चेंज हुआ है तो मतलब प्रोसेस हुई है। ज़रूरी नहीं कि इनिशियल और फाइनल वाली ही चेंज हो, अगर बीच में भी चेंज हुआ है तो मतलब प्रोसेस हुई है। चलिए भाई, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के टाइप्स, प्रोसेस को हमने 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और साइक्लिक। आइए जी एक एक करके समझते हैं। आइसो, आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो का क्या मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना। आइसो का मतलब सेम। अब कोर वर्ड यूज करते हैं वॉल्यूम के लिए। तो आइसोकोरिक का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जहां पर सिस्टम का वॉल्यूम सेम रहे। सेम रहने का मतलब बदले ही ना, जरूरी है बात को समझना भाई, वॉल्यूम बदलना ही नहीं चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सिस्टम का सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब बताओ भाई, अगर सिस्टम का वॉल्यूम सेम रहेगा तो जो इनिशियल वॉल्यूम वही फाइनल वॉल्यूम, मतलब जो V1 की वैल्यू, V1 मतलब स्टेट 1 में जो वॉल्यूम था, और जो V2 की वैल्यू स्टेट 2 में जो वॉल्यूम था, प्रोसेस शुरू होने से पहले, प्रोसेस शुरू होने के खत्म होने के बाद, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। अब इनिशियल में स्टेट में जो वॉल्यूम था V1 और जो फाइनल स्टेट का वॉल्यूम था, दोनों ही क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। बोलिए भाई, V1 और V2 इक्वल होंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, 0। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम 0 का मतलब नहीं होता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है।
बहुत महीन सा डिफरेंस है, समझिएगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम पक्का जीरो आएगा, लेकिन अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो दिया है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा हो सकता हो जितना वॉल्यूम बढ़ा उतना ही घट गया। बोलो भाई, आइए देखते हैं आगे और समझते हैं चीज़ों को। अगला प्रोसेस कौन सा दिया हुआ है? अगला प्रोसेस है हमारा आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है? आइसोबारिक में थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम का प्रेशर, सिस्टम मतलब मैं अगर पी इंटरनल लिख दूं, सिस्टम के अंदर का प्रेशर। अगर सिस्टम में मान लीजिए गैस है तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो क्या कहता है कि भाई जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं। भाई आप अगरबत्ती यहाँ जलाते हो, महक वहाँ तक पहुँचती है, मतलब मॉलिक्यूल इधर से उधर तक जा रहा है, हवा में मूव कर रहा है। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो चारों तरफ टकराएंगे तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, मतलब प्रेशर लगाएंगे चारों तरफ। अब अगर सिस्टम का प्रेशर या उस कंटेनर के अंदर जो गैस फिल्ड है उस गैस का अगर प्रेशर बदल नहीं रहा, कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहा, 5 atm तो पूरी जिंदगी पाई 5 atm, मतलब पूरे प्रोसेस के थ्रू आउट 5 atm, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोबारिक। और अगर आइसोबारिक होगा, प्रेशर में चेंज आएगा ही नहीं, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? अगला प्रोसेस हमारा क्या है? अगला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? थ्रू आउट द प्रोसेस सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अच्छा भाई, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। मतलब हीट की वैल्यू, जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। हीट कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन के पाथ फंक्शन है भाई, ध्यान रखेंगे। तो Q की वैल्यू ज़ीरो रहने वाली है। क्वेश्चन में कहीं भी एडियाबैटिक दिखा, देखते ही Q क्या कर देना है? आपको ज़ीरो कर देना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू ज़ीरो, मतलब हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रही है। सिस्टम के अंदर ना हीट जा रही है ना सिस्टम से हीट बाहर आ रही है। समझेंगे भाई? और पांचवा प्रोसेस क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब साइकिल मतलब गोल गोल, जहां से शुरू वहीं पर ख़त्म। तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। मतलब स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों ही क्या? सेम हो गए। अब बताना भी चीज़ समझते हैं। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये रहा स्टेट 1, और ये घूम फिर करके फिर से कहाँ आ गए? स्टेट 1 पे ही आ गए। तो स्टेट 1 और स्टेट 2 दोनों ही क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो मतलब जो इसका टेम्परेचर रहा होगा पहले वही टेम्परेचर बाद में, जो प्रेशर रहा होगा पहले वही प्रेशर बाद में, जो वॉल्यूम रहा होगा पहले वही वॉल्यूम बाद में, जो इंटरनल एनर्जी रही होगी पहले वही इंटरनल एनर्जी बाद में, जो इंथैल्पी, जितने भी स्टेट फंक्शन है भाई, जब स्टेट सेम तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू सेम, और अगर स्टेट फंक्शन की वैल्यूज सेम तो क्या होगा? चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इनका चेंज क्या आने वाला है? ज़ीरो आने वाला है। यानी मैं जनरल क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा स्टेट फंक्शन, डेल्टा का मतलब चेंज, बाद वाला माइनस पहले वाला, फाइनल स्टेट की वैल्यू माइनस इनिशियल स्टेट की वैल्यू, स्टेट 2 की वैल्यू माइनस स्टेट 1 की वैल्यू। अब दोनों ही सेम है तो डेल्टा स्टेट फंक्शन क्या आएगा? ज़ीरो। कोई सा भी स्टेट फंक्शन हो उसकी वैल्यू का डिफरेंस, चेंज जो आने वाला है वो ज़ीरो आने वाला ओवरऑल। समझते हैं भाई? एग्जाम्पल से देखो भाई, एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने 1 किलोग्राम वाटर फिल किया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर था मान लीजिए कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने यहाँ पर लगा दी क्या? आग। पानी को क्या करना शुरू किया? गर्म करना शुरू किया। अगर गर्म करना शुरू किया पानी को तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो 25 से कहाँ पहुँचा? 26 से कहाँ पहुँचा? 28 कहाँ पहुँचा? 32 से कहाँ पहुँचा? 40। जैसे ही 40 किया
हमने गैस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर गैस को बंद कर दिया तो बताओ भाई 40 से फिर से घटने लगेगा टेम्परेचर, 38, 38 से 30, 30 से फाइनल 25, लास्ट यहां पर आके रुक गया। बोलिए भाई शुरुआत कहां से की थी, टेम्परेचर कितना था 25, खत्म कहां पे किया 25। बोलो भाई T2 माइनस T1 डेल्टा T कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या। कौन सी प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल। बोलो भाई कमेंट करेंगे क्या आइसोथर्मल हुई आइसोथर्मल। जी नहीं, यहीं पर गलती आप कर देंगे, ये आइसोथर्मल नहीं हुई। अरे भाई ये कौन सी प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। जहां से शुरू किया था वहीं खत्म किया। अगर पानी का टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, 25 से 25 ही रहता थ्रू आउट द प्रोसेस, अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, फाइनल भी 25, इनिशियल भी 25, दैट मीन्स T हमारा कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस होगी, आइसोथर्मल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अपने आप ही डेल्टा T 0 हो जाएगा। देखिए भाई अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो जो इनिशियल वही फाइनल, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, 0 आएगा। बोलो भाई प्रोसेस कैसी हुई, आइसोथर्मल। डेल्टा T 0 का मतलब ये जरूरी नहीं कि T कांस्टेंट है। अगर T कांस्टेंट है तो डेल्टा T तो 0 होगा ही होगा, लेकिन डेल्टा T 0 इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये डेल्टा T अगर सिर्फ 0 दिया है तो उसको हम साइक्लिक समझेंगे जब तक ये मेंशन नहीं है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ज़रूरी है। बोलो भाई मज़ा आया कि नहीं आया, कभी सोचा था ऐसा कि साइक्लिक और आइसोथर्मल में क्या फ़र्क होता है। चलिए भाई अब लास्ट टॉपिक हमारा इस सेशन का डिस्कस करते हैं। प्रोसेस कोई सी भी हो, चाहे वो आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, जनरली हम प्रोसेस को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। या तो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है या वो इरिवर्सिबल होती है। आइए समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। देखिए भाई रिवर्सिबल प्रोसेस वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीमे होती है। बहुत ही धीमे मतलब बहुत ही धीमे, पूरी जिंदगी लग जाएगी खत्म होने में। टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू गेट कंप्लीट, कंप्लीट करने में, खत्म होने में टाइम कितना लग रहा है, इनफाइनाइट। प्रोसेस बहुत ही धीमे चल रही है। प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, ये नहीं कि एक स्टेप में खत्म। तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा समय लेगा। ऐसी प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा उसमें चेंज, क्योंकि वो चेंज इतना धीमे हो रहा होता है कि आपको ऐसा अपीयर होगा कि वहाँ पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। चीज़ों को अभी एग्जाम्पल से समझेंगे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। एट ईच स्टेप सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन ऑलमोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों लगभग लगभग इक्विलिब्रियम में रहते हैं हर स्टेप पे। प्रोसेस के हर स्टेप पे सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में लगभग लगभग रहते हैं। प्रोसेस कैन बी रिवर्स एट एनी स्टेप, किसी भी स्टेप पे प्रोसेस को वापस से रिवर्स किया जा सकता है, नाम ही बता रहा है रिवर्सिबल है। लास्ट पॉइंट, एट ईच स्टेप अपोजिंग फोर्स इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉलर देन ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो प्रोसेस को करवा रहा है, और अपोजिंग फोर्स जो प्रोसेस को रोक रहा है। तो रोकने वाला फोर्स थोड़ा सा कम होता है किससे, करवाने वाले फोर्स से। जैसे आपकी गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी है, ठीक है, डायग्राम पे बच जाइएगा ना। इस गाड़ी को आप पीछे से धक्का लगा रहे हैं, ये फोर्स F1 से, इसकी वजह से गाड़ी किधर चलेगी, ड्राइव होगी, आगे चलेगी। इसको अपोज कौन कर रहा है, F अपोजिंग। तो अगर F1 थोड़ा सा ज्यादा हो किससे, F अपोजिंग से, मतलब लगभग लगभग बराबर हो, थोड़ा सा ज्यादा हो, तो गाड़ी बहुत ही धीमे
लेकिन थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ेगी। अभी अगर बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है तो बहुत थोड़ी आगे बढ़ेगी, तो आपको लगेगा कि गाड़ी रुकी हुई है, एक्चुअल में गाड़ी चल रही होगी। किसकी वजह से? ड्राइविंग फोर्स की वजह से। ये ड्राइविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा किससे? अपोजिंग फोर्स से, तो गाड़ी ड्राइव होगी, चलेगी। समझते हैं किसी एग्जांपल से? आइए भाई देखते हैं। अच्छा भाई, मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, एक सिलेंडर लिया, उसमें कोई गैस फिल्ड है और उसमें ऊपर से क्या लगा दिया हमने? एक पिस्टन लगा दिया। और ये पिस्टन कैसा है? मोबाइल है, ठीक है, मूव करने वाला पिस्टन है, मोबाइल पिस्टन है, ठीक है, मूव कर सकता है। चलिए भाई समझते हैं चीज़ों को। अब ये अगर गैस है तो ये अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी, जिसको हमने बोल दिया पी इंटरनल। बाहर से रोक रही होगी कोई चीज़ें, प्रेशर लगा रही होंगी, वो होगी पी एक्सटर्नल। बोलो भाई, मान लो आप एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस फिल्ड है, आप अपने आप को गैस फील करो कि आप एक सिलेंडर के अंदर बंद हो। गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? मूव करते रहते हैं इधर उधर। ऊपर से पिस्टन है, तो आप क्या करोगे? पिस्टन को बाहर प्रेस करने की कोशिश करोगे, तो पी इंटरनल लगाओगे, अंदर से गैस प्रेशर लगाएगी कि भाई मुझे बाहर निकलना है। लेकिन बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, CO2 है, O2 है, नाइट्रोजन है। अब वो सारी गैसेस क्या होंगी? ऊपर से प्रेशर लगाएंगी पिस्टन के कि नहीं भाई, अंदर वाली गैस तुम्हें अंदर ही रहना है, मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर, जो सराउंडिंग प्रेशर लगा रहा है, उसे हमने बोला पी एक्सटर्नल। और जो गैस का खुद का प्रेशर है जो बाहर निकलने के लिए लगा रही है, वो पी इंटरनल। अब बोलो भाई, आप मान लो एक ऐसे सामान लेके खड़े हो, ठीक है। अब अगर आपने जितना फोर्स लगा रहे हो, आप जितना प्रेशर लगा रहे हो, अगर बाहर से ऊपर से रखे हुए सामान का प्रेशर आप उसी के बराबर है, तब तो आप उसको एक जगह रोके रहोगे। लेकिन आपके द्वारा लगाया गया हुआ प्रेशर कम है और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा है, तो बोलो भाई धीमे धीमे नीचे आओगे कि नहीं आओगे? अगर बाहर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है और अंदर से लगने वाला प्रेशर कम है, तो धीमे धीमे चीज़ें क्या होंगी? नीचे आएंगी। मतलब अगर बाहर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा है और अंदर से लगने वाला प्रेशर कम है, तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। तो कंप्रेस होने के लिए क्या होना चाहिए? पी एक्सटर्नल थोड़ा सा ज़्यादा होगा किससे? पी इंटरनल से। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा फर्क होगा तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। हमें प्रोसेस कैसी करवानी है? बहुत ही स्लो करवानी है। मतलब लगे नहीं कि पिस्टन नीचे आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो बहुत थोड़ा सा ज़्यादा होगा कौन? पी एक्सटर्नल। तो क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है। जो कंप्रेशन के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है? जो कंप्रेस कर रहा है, यानी पी एक्सटर्नल। और कंप्रेस होने से रोक कौन रहा है? पी इंटरनल। तो जो ड्राइविंग फोर्स है यानी पी एक्सटर्नल है वो ज़्यादा है, और जो पी इंटरनल है वो जो रोक रहा है, कह रहा है भैया मुझे कंप्रेस नहीं होना है, वो कम है। तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होगी। ये बात तो थी हमारी कंप्रेशन की। अब बात करते हैं एक्सपेंशन के बारे में। बताइए भाई, गैस को एक्सपैंड होना है, गैस एक्सपैंड कब होगी? जब अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा हो और बाहर वाला प्रेशर कम हो। अगर बाहर वाला प्रेशर कम मतलब क्या है? कि पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर कम है और पी इंटरनल ज़्यादा है, तो गैस धीमे 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 क्या होगी? एक्सपैंड होगी। अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा, बाहर वाला प्रेशर कम। अब एक बात बताना भाई, ये कब तक होता जाएगा? जब तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। अगर बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर बराबर हो गया तो क्या होना है? प्रोसेस कंप्लीट हो जानी है। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस रहेगा तो क्या होंगी? प्रोसेस होती रहेगी। दैट मीन्स ड्राइविंग फोर्स और ऑपोजिंग फोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन होना ज़रूरी है। यानी सिस्टम और सराउंडिंग ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होंगे, एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। चलिए भाई, सिस्टम कैन बी ब्रॉट बैक टू इनिशियल स्टेट विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सराउंडिंग। सिस्टम को वापस से इनिशियल स्टेट पे लाया जा सकता है किसी भी स्टेप से। सिस्टम है, किसी स्टेट में है, प्रोसेस हो रही है, स्टेट उसकी चेंज हो रही है, मेरा मन किया वापस लाने का, तो किसी भी स्टेप पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ? रिवर्स कर सकता हूँ उस प्रोसेस को। गाड़ी ऐसे जा रही है, किसी भी प्रोसेस पे क्या होगा? किसी भी स्टेप पे वापस ला सकते हैं। तो विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा और सिस्टम वापस से क्या होगा? अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। मतलब रिवर्स किया जा सकता है। इसका मतलब प्रोसेस कैसी है? रिवर्सेबल है। आइए इसको बेहतरीन एग्जाम्पल उससे समझते हैं। वैसे तो इन जनरल कोई भी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी रियल प्रोसेस एक्चुअल में रिवर्सिबल नहीं होती है, लेकिन इस एग्जांपल से हम इसको बेहतर समझ सकते हैं, चीज़ों को फील कर सकते हैं क्या होता है। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया जिसमें एक मूवेबल पिस्टन है।
और उस कंटेनर में क्या भर दी, गैस। अब गैस का खुद का प्रेशर होगा पी इंटरनल अंदर से लगने वाला प्रेशर, तो गैस बाहर लगाएगी पिस्टन के ऊपर। अब बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1000 सैंड के पार्टिकल्स रख दिए, तो उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो वो बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इस सैंड के पार्टिकल्स का प्रेशर सब मिला करके क्या होगा, पी एक्सटर्नल। अंदर से लग रहा है पी इंटरनल, ऊपर से लग रहा है पी एक्सटर्नल। अब अगर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, पिस्टन एक जगह रुका रहेगा। ऊपर से लगने वाला प्रेशर और अंदर से लगने वाला प्रेशर दोनों अगर इक्वल हैं तो पिस्टन एक जगह पर रुका रहेगा। अब मान लीजिए मैंने एक सैंड का पार्टिकल हटा दिया, 1000 से कितना कर दिया, 999। बोलो भाई क्या बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल थोड़ा सा कम हुआ होगा? हालांकि बहुत कम नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक सैंड का क्या ही वेट होता है ना, तो थोड़ा सा, लेकिन ना के बराबर थोड़ा सा कम हुआ होगा। अब अगर बाहर वाला प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अगर थोड़ा सा कम है किससे, पी इंटरनल से, पी इंटरनल ज्यादा है और पी एक्सटर्नल कम है, तो बोलो भाई गैस एक्सपैंड होगी कि नहीं होगी, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो ज्यादा फर्क दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में पिस्टन बहुत थोड़ा सा ऊपर गया है। बोलो भाई पी एक्सटर्नल कम हुआ और पी इंटरनल थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या हुआ, गैस एक्सपैंड होने लगी। अब जैसे ही पिस्टन एक्सपैंड, गैस, अच्छा बताना भाई, अगर गैस एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, पीवी बराबर एन आर टी होता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, बाहर वाला प्रेशर कम है, तो अंदर वाला प्रेशर क्या चाहेगा कि मैं भी बाहर वाले के बराबर हो जाऊं। बोलो भाई इक्विलिब्रियम में आ जाऊं कि ना आ जाऊं? कैसे होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपैंड होगी और प्रेशर कम होगा। अब जैसे ही अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले के बराबर आना चाहा, हमने फटाक से फिर सैंड का एक पार्टिकल हटा दिया। एक पार्टिकल हटाया, फिर से बाहर वाला कम हो गया, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, तो फिर से पिस्टन थोड़ा सा मूव करेगा ऊपर, गैस थोड़ी सी एक्सपैंड होगी। फिर जैसे ही गैस का प्रेशर बराबर होने वाला था, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर होने वाला था, हमने फिर एक पार्टिकल हटा दिया। मतलब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लगभग बराबर है। मतलब अंदर का सिस्टम और बाहर का सराउंडिंग दोनों ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में, एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में होंगे तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अब क्या हुआ, अगर हम थोड़ा थोड़ा पार्टिकल हटाते जाएंगे तो गैस धीमे धीमे, बहुत ही स्लोली गैस एक्सपैंड होगी। अगर मैं किसी एक दो बगल वाले डायग्राम्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि पिस्टन की पोजीशन तो सेम है, पिस्टन तो ऊपर मूव ही नहीं कर रहा, पिस्टन तो एक जगह फिक्स है, मतलब प्रोसेस हो ही नहीं रही है, मतलब वेरी स्लो। तो पिस्टन आपको अपीयर होगा कि प्रोसेस बहुत स्लो है। अब ऐसे प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। देखो भाई लग ही नहीं रहा है कि पिस्टन हल्का सा ऊपर गया है, तो अगर हमने एक पार्टिकल हटाया और पिस्टन हल्का सा ऊपर गया, लग ही नहीं रहा कि पिस्टन मूव किया है, तो मैं एक पार्टिकल रखे बिना भी पिस्टन को यहां से यहां ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं? मतलब ऐसा अज्यूम करना है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाई एक पार्टिकल का क्या ही मास, क्या ही प्रेशर, मतलब पिस्टन कुछ खास मूव किया ही नहीं, तो मैं किसी भी स्टेप पे प्रोसेस को रिवर्स कर सकता हूं। इसलिए देखिए दोनों डायरेक्शन में एरो बनी हुई है, यानी रिवर्सिबल का साइन है। लेकिन ऐसे ही एक एक पार्टिकल हटाते जाएंगे और धीमे धीमे अगर गैस एक्सपैंड होती जाएगी तो एक समय आएगा कि मुझे इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट के वॉल्यूम में, गैस के वॉल्यूम में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर इसका वॉल्यूम V1 है और इसका V2 है तो V1 और V2 में आपको साफ दिख रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो यानी ये प्रोसेस बहुत धीमे धीमे कराई जाती है, इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होती है, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम लेती है, वेरी स्लो प्रोसेस। किसी भी पॉइंट पर उसको रिवर्स किया जा सकता है। इसमें पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं होते हैं। दैट मीन्स, अच्छा देखो भाई, हम बाहर से कंटिन्यूसली पी एक्सटर्नल चेंज कर रहे हैं, सैंड के पार्टिकल हटा रहे हैं, दैट मीन्स पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं होगा। अब देखो सिस्टम का हमेशा काम क्या होता है कि भैया इक्विलिब्रियम अटेन करे। अगर बाहर का प्रेशर घट रहा है तो सिस्टम अपना भी प्रेशर घटाना चाहेगा नहीं चाहेगा? अगर पी एक्सटर्नल घट रहा है तो इस वजह से क्या होगा, पी इंटरनल भी अपने आप को घटाने की कोशिश करेगा और अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपैंड होगी। तो अगर पी एक्सटर्नल घट रहा है, कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है,
तो उसी को बराबर में लाने के लिए पी इंटरनल भी धीमे धीमे घटेगा कंटिन्यूसली, और पी एक्सटर्नल का पीछा करेगा कि तुम घट रहे हो, 10 एटीएम से 9 हुए, 9 से 8 हुए, तो पी इंटरनल भी कहेगा भाई 10 से 9 होगा। जैसे वो 10 से 9 हुआ, पी एक्सटर्नल 9 से 8 हो गया। फिर ये पी इंटरनल 9 से जैसे 8 हुआ, पी एक्सटर्नल 8 से 7 हो गया। तो उसका पीछा कर रहा है, घट रहा है। तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल में बहुत ना के बराबर का डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल बी डीपी, स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर। यही डीपी रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल प्रोसेस को करवाने के लिए। ये प्रेशर में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वही ड्राइविंग फोर्स है, वही उस प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है और कह रहा है भैया प्रोसेस करवाओ। अगर डिफरेंस नहीं होता तो प्रोसेस नहीं होती। अब क्या करना है हमें, न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, क्वेश्चंस में या डेरिवेशंस में क्या करना है। जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस दी होगी तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं होगा, पी इंटरनल कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन पी एक्सटर्नल लगभग पी इंटरनल के बराबर होगा। तो जहां भी डेरिवेशंस में पी एक्सटर्नल दिखेगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे, पी इंटरनल रख देंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप आपको रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आई होगी। आइए अब डिस्कस करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। जस्ट रिवर्सिबल का उल्टा। इररिवर्सिबल प्रोसेस कैसी है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, गिने चुने एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 4 स्टेप में। फाइनाइट स्पीड में हो रही है, इसकी स्पीड्स को मेजर कर सकते हैं। फाइनाइट टाइम में होगी, है ना, कि भैया आधी घंटे मेरी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई, ये नहीं कि इनफाइनाइट टाइम ले रही है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं। कब रहते हैं, केवल और केवल इनिशियल में और फाइनल में। जब प्रोसेस शुरू नहीं हुई थी इनिशियल स्टेट थी, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई फाइनल स्टेट आ गई, उसी कंडीशन पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर होगा, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होगा। उसके अलावा कभी भी पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इन बातों का। अब देखिए भाई एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है जिसमें मोबाइल पिस्टन लगा है और इसके ऊपर क्या किया हमने, एक 5 kg या 2 kg का क्या कर दिया, एक पत्थर रख दिया। अब इस बाहर के सराउंडिंग का और 2 kg का जो भी है ना, इन सब का प्रेशर कितना मिला करके हुआ, पी एक्सटर्नल। गैस अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही होगी, पी इंटरनल। पी एक्सटर्नल गैस को कंप्रेस कर रहा है, पी इंटरनल कह रहा है नहीं भाई मुझे एक्सपैंड होना है। अब अगर ये दोनों बराबर होंगे, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल, तो पिस्टन एक जगह रुका हुआ रहेगा। बोलो भाई, मान लेते हैं गैस का इंटरनल प्रेशर P1 था उस समय, तो पक्का बाहर से लगने वाला भी P1 रहा होगा। मतलब अगर अंदर मान लो 10 ATM है तो बाहर से भी कितना रहा होगा, 10 ATM। अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, अभी पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और किसके बराबर हैं, P1 के बराबर। अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। अब जैसे ही मैंने इस बॉक्स को उठा करके बाहर फेंका, एकदम से बाहर फेंका, वहां पर एक एक पार्टिकल हटा रहे थे। यहां पे क्या किया, बाहर से वाला जो प्रेशर है वो एकदम से कम कर दिया। पी एक्सटर्नल क्या कर दिया, कम कर दिया ना भाई। 2 किलो का बॉक्स हटा देंगे तो अब पिस्टन के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, एकदम से कम हो गया। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू चेंज हो गई। मान लो यहां पर थी 10 ATM, तो एकदम से चेंज होके क्या हो गई, एकदम से चेंज होके मान लो 4 ATM। लेकिन गैस का प्रेशर अभी भी 10 ATM है। बोलो भाई, अब क्या हो गया, पी एक्सटर्नल तो हो गया 4 ATM और पी इंटरनल अभी भी क्या है, 10 ATM। बोलो भाई, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, बाहर वाला प्रेशर कम है। अंदर वाला प्रेशर बहुत ज्यादा, बाहर वाला कम है, तो गैस एक्सपैंड होगी कि नहीं होगी। तो धीमे धीमे गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और पी इंटरनल घटेगा। कब तक ये होगा, जब तक अंदर वाला प्रेशर ये जो 10 ATM है ये पहुंच कहाँ ना जाए, 10 ATM से 4 ATM तक ना पहुंच जाए। तो यानी ये 10 ATM क्या हो गया, पी इंटरनल की इनिशियल प्रेशर, गैस का इनिशियल प्रेशर। पी इंटरनल का फाइनल प्रेशर 4 ATM क्या हो गया, P2। तो पहले गैस का प्रेशर था P1, बाद में कितना हो गया, P2, और प्रोसेस कंप्लीट हो गई। बोलो भाई, गैस का प्रेशर बाद में अगर P2 हो गया है, इसका मतलब बाहर से लगने वाला प्रेशर भी P2 ही रहा होगा। तभी तो उस देखो भाई, पहले P1 था, गैस प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ था। जब तक पी एक्सटर्नल P1 के बराबर था, प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे ही वो चेंज होगी P2 हो गया होगा, 4 ATM हो गया, 4 ATM। तो अंदर वाले ने भी उसकी वैल्यू को मैच करना चाहा कि भैया तुम 4 ATM हो तो हम भी 4 ही ATM रखेंगे ताकि पिस्टन एक जगह रुक जाए।
तो जब तक ये 10 एटीएम से 4 एटीएम तक पहुंचा, प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो यानी अगर प्रोसेस कंप्लीट हुई है, इफ प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो जो गैस का फाइनल प्रेशर होगा वो बाहर से प्रेशर लगने वाले के बराबर होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको पी एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपने क्या कर लेना है, गैस के फाइनल प्रेशर के बराबर ले लेना है। अगर ये फाइनल स्टेट है ना, अगर ये फाइनल स्टेट है तो फाइनल स्टेट में गैस का प्रेशर कितना है, P2, P इंटरनल कितना है, P2, तो इसका मतलब बाहर से लगने वाला प्रेशर भी कितना रहा होगा, P2। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी ले लेंगे, P2 ले लेंगे। लेकिन कब, जब प्रोसेस कंप्लीट हुई है। अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, बीच में ही गई है, तो अंदर 10 एटीएम था, घटते घटते मतलब 7 एटीएम, और प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, तो जरूरी नहीं कि बाहर से लगने वाला भी 7 एटीएम है। बाहर से लगने वाला 4 एटीएम था, अंदर से लगने वाला भी 7 एटीएम है, बीच की बात है। तो इस केस में P2 जो हुआ वो 7 एटीएम हुआ, लेकिन वो P एक्सटर्नल के बराबर नहीं है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हुई तो ही P एक्सटर्नल को P2 लेंगे, वरना नहीं लेंगे। बोलो भाई कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ। फॉर्मूले में हमेशा नहीं पुट करना है P एक्सटर्नल P2 के बराबर, कब करना है, जब प्रोसेस कंप्लीट हुई है। ओनली देन ओनली वी विल पुट P एक्सटर्नल इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का फाइनल प्रेशर। समझ में आई बात की नहीं आई? बोलो भाई। अब ये प्रोसेस कैसी है, इररिवर्सिबल। पूरे प्रोसेस के दौरान, थ्रू आउट द प्रोसेस, बताओ भाई P एक्सटर्नल कितना था, 4 एटीएम। P एक्सटर्नल कितना था, 4 एटीएम, और P इंटरनल कितना था, 10 से चेंज हो रहा था, घट रहा था धीमे धीमे। तो 10 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ, करते करते 4। तो मतलब इररिवर्सिबल प्रोसेस में एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि जो P एक्सटर्नल होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि P इंटरनल धीमे धीमे चेंज होता रहता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। और कब बराबर हो जाता है, जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो जाता है। मतलब जितना अंदर का प्रेशर हुआ, मतलब उतना ही बाहर से लग रहा होगा। सेम चीज़ करेंगे कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन में एक बॉक्स ऊपर से ला देंगे और बढ़ा देंगे प्रेशर, तो गैस कंप्रेस होने लगेगी। हटा दिया तो गैस एक्सपैंड हो रही है। P1 क्या है, गैस का खुद का इनिशियल प्रेशर, P इंटरनल की वैल्यू इनिशियल स्टेट में। P2 क्या है, P इंटरनल की वैल्यू फाइनल स्टेट में। यानी P1 P2 गैस के प्रेशर है जो डिब्बे के अंदर है। यानी इनमें हम PV इक्वल टू NRT अप्लाई कर सकते हैं। बोलो भाई, गैस की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? P एक्सटर्नल में हम NRT अपॉन V अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं, नहीं कर सकते। P1 में कर सकते हैं। P1 बराबर NRT1, P2 बराबर NRT2। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? P1 P2 गैस के प्रेशर है, P एक्सटर्नल गैस का प्रेशर नहीं है, P एक्सटर्नल सराउंडिंग का प्रेशर है। नाम कुछ भी रखो, समझ लो बात को। P इंटरनल सिस्टम का प्रेशर है, P एक्सटर्नल सराउंडिंग का प्रेशर है। सिस्टम में क्या भरी हुई है, गैस, तो इस पे हम गैस की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। P एक्सटर्नल में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है, जबकि P इंटरनल चेंज होता रहता है। और फिर जो P एक्सटर्नल की वैल्यू होती है वो P इंटरनल के आखिरी वैल्यू के बराबर होती है, फाइनल वैल्यू के बराबर होती है। बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको इररिवर्सिबल रिवर्सिबल समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करिए आंसर बॉक्स में कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके अलावा जो ये कंडीशन है वो आपको ध्यान रखनी है, ये आपके बहुत जगह डेरिवेशंस में यूज़ होगी। कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर ये कंडीशंस याद होंगी तो आपका क्वेश्चन बड़ा ईजिली लग जाएगा। चलिए भाई, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।